10th क्लास का 12 नंबर पार्ट जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर नंबर 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अब सबसे पहले बात आती है कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक जितनी भी वस्तुएं वो सारी की सारी क्या है? संसाधन। मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन। लेकिन हमारा तो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है सुने। प्राकृतिक संसाधन के अंदर याद रखना है वे संसाधन जो पहली बात तो हमें किससे प्राप्त हो? प्रकृति से। दूसरा, जिनमें बिना कोई बदलाव किए जिनको सीधे उपयोग में लिया जा सके। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हों और जिनमें बिना बदलाव किए सीधा उपयोग में लिया जा सके उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं? जो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभदायक है, वो तो हो गए संसाधन। फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्राप्त हो प्रकृति से और जिनमें बिना बदलाव किए जिनको सीधे उपयोग में लिया जा सके उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो दो परिभाषाएं पढ़ी, एक तो संसाधन की और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हमने पढ़ना है कि संसाधनों के प्रकार मेनली उपयोग के आधार पर, दोबारा उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है नवीनीकरणीय, इसी को कहते हैं गैर परंपरागत, जिसको हम परंपराओं से काम में नहीं ले रहे हैं। अब इसका उदाहरण क्या हुआ, क्या परिभाषा हुई? तो नवीनीकरणीय, नवीन का अर्थ होता है नया, करणीय का अर्थ होता है कर दोबारा उपयोग में लेना। तो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद नया कर दोबारा उपयोग में लिया जा सके, या नवीनीकरण का अर्थ होता है दोबारा उपयोग में लिया जा सके, उन्हें कहते हैं नवीनीकरणीय। इनको गैर परंपरागत भी कहते हैं क्योंकि इनको परंपराओं से काम में नहीं लिया जा रहा होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, वो काम में कम लेते थे, इसलिए इनको कहा जाता है गैर परंपरागत। दूसरे का नाम है अनवीनीकरणीय। ए का अर्थ होता है नहीं, नवीनीकरणीय का अर्थ होता है नया कर उपयोग में लेना। तो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सके उन्हें कहते हैं अनवीनीकरणीय। इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं क्योंकि इनको परंपराओं से काम में ले रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, घरों में ईंधन के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, प्राचीन काल से जलाई जा रही है। तो लकड़ी, क्योंकि इनका उपयोग परंपरा से किया जा रहा है, इसलिए इनको कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इस प्रकार हमने पढ़ा उपयोग के आधार पर दो प्रकार के नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय को कहते हैं गैर परंपरागत और अनवीनीकरणीय को कहते हैं परंपरागत। अब याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रखना है नग नाम से, बस एक को याद कर लेना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नग याद रखेंगे तो न फॉर नवीनीकरणीय और गै फॉर गैर परंपरागत। तो अब हमने पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका प्रकार है वर्गीकरण का, वो है विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है इसका वास्तविक संसाधन और दूसरा प्रकार है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनकी संरचना तथा मात्रा का हमें ज्ञान हो। वे संसाधन जिनकी संरचना का और जिनकी मात्रा का हमें ज्ञान हो और जिनको हम वर्तमान में उपयोग में ले रहे हैं उन्हें कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी, जैसे जर्मनी में कोयला भंडार, तेल भंडार, आदि सारे किसके उदाहरण हो गए? वास्तविक संसाधन।
तो वास्तविक संसाधन क्या है? जिनकी संरचना व मात्रा का हमें ज्ञान हो और जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हो, उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे महाराष्ट्र की काली मिट्टी और कोयला। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना हो जिसकी। वे संसाधन जिनकी मात्रा व संरचना का हमें ज्ञान नहीं है और जिनका हम वर्तमान में तो उपयोग नहीं लेकिन भविष्य में उपयोग करेंगे, ऐसी संभावना हो, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में यूरेनियम मिला है, संभावना है यूरेनियम पाए जाने की, तो ये संभाव्य संसाधन है। वास्तविक संसाधन ये किसके आधार पे? विकास एवं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है। वास्तविक वो जिसकी संरचना और मात्रा का हमें ज्ञान हो और हम जिसका वर्तमान में उपयोग कर रहे हो। संभाव्य वो जिसकी मात्रा संरचना का हमें ज्ञान नहीं हो और जिसका हम भविष्य में उपयोग करेंगे, ऐसी संभावना हो, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है उत्पत्ति व उद्गम के आधार पर, यानी वो बना किससे है उसके आधार पर। तो इसके आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है जैव संसाधन और दूसरे का नाम है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जैव का अर्थ होता है जीवों से या जीवित पदार्थ से। तो वे संसाधन जो हमें सजीवों से या जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, और वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन या सजीव कौन कौन से होते हैं? तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि होते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से हैं? वायु, जल, पवन, ये सारे के सारे हैं अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति है उद्गम के आधार पर दो प्रकार हुए थे, जैव व अजैव। जैव क्या था? जो हमें सजीवों या जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो हमें निर्जीव वस्तुओं से या जीवित नहीं वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव कहते हैं। जैव का उदाहरण हुआ जीव जंतु, पेड़ पौधे। अजैव का उदाहरण आया वायु और पवन। इसी प्रकार आता है भंडारण या वितरण। भंडारण या वितरण के आधार पर, यानी उनका भंडारण कहाँ है या उनका किस जगह पर सीमित स्थान पर वितरण हो, तो उसके आधार पर। तो इसके आधार पे है पहला है सर्वव्यापक। सर्व का अर्थ होता है सभी जगह, व्यापक का अर्थ होता है फैलाव। तो वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाएं और आसानी से उपलब्ध हो जाएं उन्हें कहते हैं सर्वव्यापक। सर्व का अर्थ होता है सभी जगह, व्यापक का अर्थ होता है फैलाव। तो वे जो सभी जगह पाए जाए और आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का उदाहरण होता है जैसे प्राणवायु, ऑक्सीजन या वायु। वायु सभी जगह पाई जाती है, हम यहाँ हैं, हमारे यहाँ भी पाई जाएगी, ननिहाल जाएंगे वहां भी होती है। उसके बाद है स्थानिक संसाधन। वे संसाधन, स्थानिक अर्थ होता है निश्चित स्थान पर ही पाए जाए। वे संसाधन जो किन्हीं निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्थानिक। जैसे खनिज निकाले जाते हैं, तांबा का खनिज खेतड़ी में पाया जाएगा, सोना, लोहा आदि खनिज, ये सारे के सारे होंगे स्थानिक। तो भंडारण व वितरण के आधार पर दो प्रकार थे, सर्वव्यापक जो सभी जगह पाए जाए, स्थानिक जो निश्चित स्थान पे पाए जाए। सर्वव्यापक का उदाहरण था वायु, स्थानिक का उदाहरण था तांबा।